जो टॉप 10 मिनरल्स हैं उनमें सबसे पहले सबसे ऊपर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसलिए ऊपर आता है कि ये हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को हाई करने में मदद करता है। इसलिए जो लोग एक्स फैक्टर लेते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि उनको नींद अच्छी आती है और सुबह वर्कआउट भी अच्छा होता है, सिर्फ इसलिए कि उसमें मैग्नीशियम आरडीए के हिसाब से जितना कहा जाता है लगभग उतना उतना उसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम हमारे भोजन में पूरी तरह से हम लोगों को मिल जाता हो ये गारंटी नहीं की जा सकती। ड्राई फ्रूट्स में ये होते हैं ज़्यादा, पर ड्राई फ्रूट्स तो हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादातर में तो ऑयली स्टफ होता है। चाहे वो काजू खाओ, चाहे बादाम खाओ, चाहे अखरोट खाओ, इनमें तो तेल होता है। तो तेलीय चीज़ों से हम लोग बचते हैं और फैट परसेंटेज हमने 4 रखने की कोशिश की है या ले जा रहे हैं 4 की तरफ को घटा रहे हैं, तो हम ड्राई फ्रूट तो नहीं खाएंगे। तो सप्लीमेंट के थ्रू हमको मैग्नीशियम लेने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम क्यों? जैसे विटामिन सी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। जब भी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल कैल्शियम के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती पूरी तरह से। और कैल्शियम न सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारे बोन स्ट्रक्चर के लिए भी ज़रूरी है, बोन डेंसिटी के लिए भी ज़रूरी है। तो नंबर 2 है कैल्शियम। नंबर 3 है जिंक। जिंक इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नंबर 3 स्लॉट पर रखा हुआ है कि ये हमारे सेल को वॉल्यूमाइज करने में बड़ी भूमिका निभाता है। और सेल जब फ्यूल का इस्तेमाल करता है, उस फ्यूल के इस्तेमाल के बाद दोबारा से जो जो सेल के पास, सेल के भीतर पानी आता है, उसमें अगर जिंक हो तो दोबारा उस फ्यूल को इस्तेमाल करने में हमारा सेल सक्षम होता है। आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है उस ग्लूकोज में थोड़ा सा क्या क्या चाहिए, जिंक की मात्रा मिलाई जाती है, पोटेशियम की मात्रा मिलाई जाती है और सोडियम की मात्रा मिलाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो ग्लूकोज की बोतल लाई गई है उसको पेशेंट को चढ़ाने के लिए प्रिपेयर करते समय जो भी कुछ किया जाता है वो तो करते ही हैं, साथ ही नर्सिंग स्टाफ क्या करता है, एक सिरिंज लेकर के आएगा, उसमें कुछ इंजेक्ट करेगा, फिर दूसरी सिरिंज लेके आएगा, उसमें कुछ इंजेक्ट करेगा। वो क्या इंजेक्ट करते हैं? जिंक और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, पर ये उसमें इंजेक्ट करते हैं उसी ग्लूकोज वाले पानी में और फिर वो चढ़ाया जाता है। तो जिंक हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। अभी अभी कोविड हुआ और सब लोग बीमार पड़ने लगे, तो डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट किट बनाई या सेफ्टी किट बनाई उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया, विटामिन सी होना चाहिए और जिंक होना चाहिए। विटामिन सी और जिंक ये उन्होंने रखा ही, बाकी बाकी बुखार की दवाई रखी है,
या कोई दूसरी चीज़ रखी है वो अलग बात है, पर असली काम किसने करना है? विटामिन सी और जिंक ने। क्यों? क्योंकि ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जिंक नंबर 3 पोजीशन में है मिनरल्स में। नंबर 4 पोजीशन में क्रोमियम। क्रोमियम 4th पोजीशन में इसलिए है कि क्रोमियम का बड़ा ज़रूरी एक रोल होता है कि वो हमारे पैंक्रियाज को प्रीकर्स करता है या एक्टिवेट करता है, और पैंक्रियाज ही है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करके रिलीज करता है, सेक्रेट करता है। और इंसुलिन जितना ज़्यादा, जितनी भी ज़रूरत है हमारे शरीर को, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब भी खाते हैं उसकी मात्रा का तो ध्यान रखा नहीं जाता। बॉडी बिल्डर ज़रूर ध्यान रखते हैं, लेकिन आम आदमी तो ध्यान नहीं रखता। आम आदमी तो रोज़ाना अगर 3 रोटी खाता होगा और आज सब्जी अच्छी बनी हुई है तो वो 4 रोटी खा लेगा, और अगर मिठाई भी साथ में आ गई तो फिर वो मिठाई भी खा लेगा। तो जितना भी कार्ब खाया गया है वो सारा का सारा कार्ब शरीर उसी समय इस्तेमाल तो करेगा नहीं। तो शरीर में जो जितने जितने ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज की आवश्यकता है वो ब्लड में उतना लेवल बना रहे, यानी 110 से ऊपर ना हो। और 110 से ऊपर जाने की स्थिति जैसे ही पैदा होती है, इंसुलिन क्या करता है? उस ग्लूकोज को डायरेक्ट करता है लीवर की तरफ और सेल की तरफ। मसल सेल की तरफ डायरेक्ट करता है और लीवर की तरफ डायरेक्ट करता है। ये डायरेक्ट करने का क्या मतलब है कि लीवर में वो ब्लड ग्लूकोज जाएगा तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर में ही स्टोर हो जाएगा, और सेल में जाएगा तो सेल ग्लाइकोजन बन करके सेल में स्टोर हो जाएगा। तो ब्लड में शुगर लेवल हाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाया गया है अगर वो हमारे लिए अतिरिक्त है तो भविष्य में खर्च करने के लिए एनर्जी स्टोर के रूप में सेल ग्लाइकोजन बना करके शरीर उसे इस्तेमाल कर लेता है, और वो काम करता है इंसुलिन। और इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला जो पैंक्रियाज है उसके लिए एक बहुत गुणकारी मिनरल काम करता है जो है क्रोमियम। उसके बाद है 5वें नंबर पे है सोडियम। सोडियम यानी नमक। नमक बॉडी बिल्डिंग फील्ड में जैसे कार्ब को दुश्मन समझा जाता है आजकल, ऐसे नमक को भी दुश्मन समझा जाता है, पानी को भी दुश्मन समझा जाता है। ये न जाने किन लोगों ने उनके दिमाग में भर दिया है कि पानी नहीं पीना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, कार्ब नहीं खाना चाहिए। जो जीवनदायिनी चीज़ें हैं तुम उनसे लड़ करके या उनसे दुश्मनी करके क्या बनाना चाहते हो? जबकि इनके बिना बॉडी नहीं बन सकती। कार्ब के बिना बॉडी नहीं बन सकती, सोडियम के बिना बॉडी नहीं बन सकती, और पानी के बिना तो जीवित भी नहीं रहा जा सकता। और जो लोग ये कार्ब और सोडियम और पानी इनके साथ दुश्मनी करते हैं उनको फिर कॉन्टेस्ट के प्रिपरेशन के दिनों में क्रैम्प, डिहाइड्रेशन, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मांसपेशियों का चढ़ जाना क्रैम्प है, और मांसपेशियों में पानी की कमी हो जाना डिहाइड्रेशन है। तो अगर मांसपेशियों में, मसल सेल में पानी की कमी हो जाएगी तो मसल साइज गिर जाएगा, मसल पंप नहीं हो पाएगी, मसल वॉल्यूमाइज नहीं हो पाएगा। पर कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट वाला विषय अलग है। नमक हमारे भोजन में अनिवार्य है, और एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 12 ग्राम नमक की ज़रूरत पड़ती है, और 12 ग्राम में से 6 ग्राम नमक हम नमक नहीं भी डालेंगे, फीका खाना खाएंगे तो भी उसमें से मिल जाएगा, क्योंकि उतना सोडियम उनमें होता है भोजन में। और बाकी हमें एडिशनल नमक खाना पड़ता है, और इसीलिए
नमक के बिना स्वाद नहीं आता है, इसीलिए नहीं आता है कि नमक की हमें सामान्य जो जो दूसरे मिनरल्स हैं उनसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जो मिनरल हमें हमारे शरीर को चाहिए होता है वो है सोडियम, और दूसरे नंबर पर है कैल्शियम, तीसरे नंबर पर है पोटेशियम। इनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो नमक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो जैसे चार्ज चार्ज किए हुए इलेक्ट्रिकल पार्ट, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज हुए पार्टिकल्स होते हैं वो। और इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का काम है हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड यानी द्रव, फ्लूइड को बैलेंस करना और ट्रांसपोर्ट करना। शरीर में किसी जगह में पानी की मात्रा ज़्यादा है और किसी जगह में पानी की मात्रा कम है, तो उसको ज़्यादा मात्रा वाली जगह से लेकर के कम मात्रा वाली जगह तक पहुंचाना, और फिर उस पानी को लेकर के वहीं बैठ जाना कि वहाँ से पानी निकल के चला ना जाए। ये काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम, वो भी टॉप 10 मिनरल्स में आता है, वो भी यही काम करता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बॉडी बिल्डर्स नमक छोड़ देते हैं कॉन्टेस्ट के दिनों में, पर वो पोटेशियम क्लोराइड ये पीते रहते हैं। पर पोटेशियम क्लोराइड भी तो इलेक्ट्रोलाइट है। वो भी तो इलेक्ट्रोलाइट का दूसरा मतलब ये है कि जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करने की बात की है, हमने पानी पिया और वो रक्त में मिल भी गया, हमारे इंटेस्टाइन ने उस पानी को सोख लिया और रक्त में मिला दिया, वो रक्त में मिल भी गया। पर अगर नमक नहीं है, नमक पानी का कैरियर है, पानी को ले जाने वाला जो वाहन है वो नमक है, और नमक को ले जाने वाला वाहन पानी है। ये एक दूसरे के पूरक है। ऐसे ही पानी को ले जाने वाला वाहन पोटेशियम है, पोटेशियम को ले जाने वाला वाहन पानी है। तो पानी के साथ ये काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और पानी ही को बैलेंस करते हैं। पानी ही से सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस संपन्न होने हैं, पानी ही से हमारे सेल का निर्माण होना है, पानी ही से हमारे सेल वॉल्यूमाइज होने हैं। तो और पानी अकेले ये नहीं कर सकता, पानी के साथ नमक चाहिए, उसके साथ पोटेशियम चाहिए, उसके साथ और मिनरल्स चाहिए। तो कैरियर के रूप में ये काम करते हैं। तो इसको हमारे भोजन से जीरो कर देना समझदारी की बात नहीं है। इसीलिए इसको टॉप 5 मतलब 5वीं पोजीशन में नमक को रखा गया है। 6ठी पोजीशन पर है फास्फोरस। फास्फोरस के बिना हमारे शरीर में कैल्शियम बेकार है। हम कैल्शियम की कितनी भी मात्रा ले लें, लेकिन अगर फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा का मतलब है कि 1:1, 50-50 का कॉम्बिनेशन है इनका, 1:1 का रेशो है। अगर 100 mg हमने कैल्शियम लिया है तो 100 mg ही फास्फोरस भी लिया जाना चाहिए। पर फास्फोरस के लिए सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। फास्फोरस हमारे भोज्य पदार्थों में होता है। अगर हमने रोटी खाई है, ब्रेड खाया है, आलू खाया है, चावल खाया, कुछ भी खाया है, उसमें फास्फोरस मिलेगा, उसमें पोटेशियम मिलेगा। अलग से पोटेशियम सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कैल्शियम भी कुछ मात्रा में भोजन से मिलता है, पर बॉडी बिल्डर तो डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करता है कॉन्टेस्ट के टाइम पे, तब उसको एडिशनल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फास्फोरस कैल्शियम का पूरक है, और बोन डेंसिटी के लिए, बोन फंक्शन के लिए, बोन रिपेयरिंग के लिए, हर चीज़ के लिए फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फास्फोरस को नंबर 6 पे रखा गया है मिनरल के रूप में। क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को या एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को सामान्य लोगों से
ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम कार्ब रिच फूड को अवॉइड न करें, क्योंकि जो फूड कार्ब रिच जिन जिन भोज्य पदार्थों में, जिन खाद्य पदार्थों में कार्ब होता है, उस कार्ब के साथ फास्फोरस भी होता है। उसके बाद है आयरन। आयरन का 7वां स्लॉट है। आयरन हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एमिनो एसिड्स के साथ काम करता है और वहाँ मौजूद रहता है, और हीमोग्लोबिन जो हम चेक करते हैं, या रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, वो ऑक्सीजन सोखने का काम करते हैं। जो सांस हम लेते हैं, हमारे फेफड़े में, फेफड़े की दीवारों में, फेफड़े की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो झिल्लीदार होती हैं, और उनमें रक्त कणिकाएं आकर के फंसी हुई होती हैं, और जैसे ही हम सांस लेते हैं, उन रक्त कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ से उठ करके हृदय, हार्ट की तरफ चले जाते हैं, और नए पार्टिकल आकर के दोबारा से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम जो भी एरोबिक या अनएरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, एरोबिक एक्टिविटी या अनएरोबिक एक्टिविटी करते हैं, उसमें हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। हमारा शरीर जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जो भी एटीपी का निर्माण हमारे सेल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन, और कार्डियो करते समय तो ज़्यादा ही ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि फैट बर्निंग प्रोसेस तो बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता। जो हम रैपिड फैट बर्निंग प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सरसाइज करने वाले को तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब हीमोग्लोबिन हमारा ठीक होगा, या हमारे रक्त में आयरन की मात्रा पर्याप्त होगी। तो आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल है, इसलिए इसको टॉप 7 में रखा हुआ है। नॉन वेज फूड में ये खूब पाया जाता है, और वेजिटेरियन फूड में ये सिलेक्टेड चीज़ों में पाया जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि किन चीज़ों में ये पाया जाता है आयरन, और वो चीज़ें हम रेगुलर अपने डाइट में शामिल रखें तो बेहतर होगा। एक आठवें स्लॉट पर है वेनेडियम। वेनेडियम एक मिनरल है, और वो मिनरल है जैसे मनुष्य या और दूसरे प्राणियों के भीतर शरीर में जो रक्त होता है, उसका रंग होता है लाल। तो उस रक्त को लाल करने वाला जो तत्व है हमारे मिनरल में, वो है आयरन। ऐसे ही कुछ प्रकार के सी फूड्स होते हैं, या जेलीफिश कहते हैं, उसमें लाल रक्त नहीं होता, उसमें हरा रक्त होता है। वो जो हरे रक्त को हरा बनाने वाली चीज़ है, वो वेनेडियम है। वही वेनेडियम एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी पाया गया है, इसलिए इसको टॉप 8 में रखा गया है। और टॉप 9 में है कॉपर। कॉपर यानी तांबा। कॉपर के बारे में विदेशी वैज्ञानिकों को अभी बहुत शोध की ज़रूरत है, पर हमारे जो पारंपरिक लोग रहे हैं उनको तांबे की गुणवत्ता का, या कॉपर रूपी मिनरल की गुणवत्ता का पहले से पता था। इसीलिए
आप लोगों को याद होगा कि हमारे घरों में तांबे के बर्तन में पानी रखा जाता है, और तांबे के ही बर्तन में पानी पीने के लिए भी लोटा भी रखा जाता है। बड़ी गागर भी तांबे की होती है, फिर लोटा भी तांबे का होता है पीने के लिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी शरीर के लिए अच्छा होता है, ये कहा जाता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस ये कॉपर हमारे शरीर के अंदर सक्रिय भूमिका निभाता है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में। उसके अलावा इसके गुणकारी बातों के बारे में और जानकारियां बाद में आएंगी, पर हमारे जॉइंट्स के लिए कॉपर एक ऐसा मिनरल है जो हमें जोड़ों के दर्द से मुक्ति दिला सकता है। नियमित रूप से अगर हम तांबे के बर्तन में में रखा हुआ पानी पीते हैं, और हमारे सप्लीमेंटेशन में अगर कॉपर की न्यूनतम मात्रा शामिल है, आरडीए की न्यूनतम मात्रा शामिल है, तो और बहुत सारी खूबियाँ इसके भीतर हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। तो कॉपर के बारे में ज़्यादा सूचनाएं विदेशी साहित्य में नहीं पाई जाती, पर देसी लोगों को इसका उपयोग ज़्यादा पता है। कॉपर एक और भूमिका निभाता है कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। जो शरीर में जमा हुए विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी वो एक अच्छी भूमिका निभाता है। और उसके बाद है टॉप 10 में है पोटेशियम। पोटेशियम को टॉप 10 में इसलिए रखा गया है कि एक तो इसके एडिशनल सप्लीमेंटेशन की हमको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे भोजन में, हमारे खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हमारी अनाज, हम जो खाते हैं अनाज, दालें, इन चीज़ों में पाया जाता है। जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, फलों में भी पाया जाता है। तो पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर पोटेशियम के बारे में जैसे सोडियम के बारे में बताया कि सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे ही पोटेशियम भी इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम डिहाइड्रेट करके रखता है मसल सेल्स को, और पोटेशियम डिहाइड्रेट करता मसल सेल्स के अलावा भी किसको करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जिम्मेदार जो नर्व्स हैं उन नर्व्स को वो पोटेशियम रिहाइड्रेट करके रखता है, यानी उनको पानी की कमी नहीं होने देता। और नर्व्स में पानी की कमी होती है, जैसे मसल में पानी की कमी हो जाए तो क्या होता है, क्रैम्प पड़ते हैं, ठीक है ना। किसी के एब्स में क्रैम्प पड़ते हैं, किसी के काफ में क्रैम्प पड़ते हैं, किसी को रात को सोते ही काफ में क्रैम्प हो जाता है, और किसी को ट्राइसेप्स में क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं। तो ये जो क्रैम्प है ये पानी की कमी की वजह से पड़ रहे हैं। पर पानी की सिर्फ कमी क्यों हो गई, क्योंकि नमक भी कम रहा होगा, क्योंकि पोटेशियम भी कम रहा होगा। पर एक और क्रैम्प होता है जो क्रैम्प हमको क्रैम्प की तरह नहीं लगता, हम उसको कहते हैं झटका लगना, चनका आना। जैसे किसी गर्दन अकड़ जाती है और वो कहता है कि रात को पता नहीं कैसे तकिया गलत पड़ गया या मैं कैसे सो गया तो मेरी गर्दन अकड़ गई। नहीं, वो तकिया बहाना था, उस एरिया के नर्व में डिहाइड्रेशन हो गया था वहाँ, क्योंकि हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो गई होगी, हमने कुछ ऐसा खाया होगा कल कि पोटेशियम उस भोजन में कम रहा होगा, तो पोटेशियम की कमी हो गई, तो हमारे नर्व्स पर किसी पार्ट में वो पर्याप्त पानी की उपस्थिति नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे कमर में चनका आ जाता है, पीठ के किसी हिस्से में चनका आ जाता है, गर्दन में चनका आ जाता है, और हम सोचते हैं कि मैं हैवी स्क्वाट्स कर रहा था तब आया, या डेडलिफ्ट कर रहा था तब आया। नहीं, बस सिर्फ हमारी नर्व डिहाइड्रेट हो रखी है, और हम सिर्फ, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ और ऐसे खड़े होकर के सिर्फ ऐसे भी करूँगा, मुड़ूंगा भी, तो चनका आ जाएगा। कभी कभी
बाथरूम में बाल्टी उठाने के लिए हम झुके ही हैं, बाल्टी उठाई नहीं है, पर झुकते ही हो जाता है कि कुछ हुआ। और वो फिर वो कैसा होता है, जब हुआ होता है तो तब हल्का सा कुछ लगता है कि कुछ कुछ बजा या कुछ खिसका। वो सिर्फ हमारी नर्व की हल्की सी आवाज़ होती है, जैसे सरगोशी की हो, किसी ने फुसफुसा दिया हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो दर्द बढ़ता चला जाता है, और इतना बढ़ता चला जाता है कि सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। और चनका शरीर के किसी भी हिस्से में आया हो, सांस लेने में तकलीफ जरूर होती है, और वो 2, ढाई, 3 दिन तक बढ़ती चली जाती है। वो नर्व की क्रैम्पिंग है, वो नर्व क्रैम्प हुआ है। तो नर्व क्रैम्प क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम की कमी है। तो हमारे भोजन में पोटेशियम की कमी आमतौर से तो नहीं होती है, पर हम पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में भी लें तो भी अगर नमक कम लिया हो या पानी कम लिया हो, तब ये स्थिति आ सकती है। तो हमको मिनरल्स का भी ध्यान रखना है और विटामिन्स का भी ध्यान रखना है। ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़िया तरीके से अंजाम देने में भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन को एमिनो एसिड बनने के बाद उसको मसल सेल बनाने में मदद करते हैं। ये जो एमिनो एसिड्स हैं, इनके 1000 तरह के फंक्शन हमारे शरीर में है। यही एमिनो एसिड्स है जो विटामिन्स और मिनरल्स और फैट बर्नर्स के साथ मिलकर के फैट बर्न करवाने में मददगार होते हैं। यही एमिनो एसिड्स और विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारे ब्रेन के लिए सेरोटोनिन बनाने का नाम का केमिकल तैयार करने का काम करते हैं, डोपामाइन नाम का केमिकल तैयार करने का काम करते हैं। और ये सेरोटोनिन और डोपामाइन क्या है? डोपामाइन से हमारा मस्तिष्क बैलेंस रहता है, हमारे मस्तिष्क में थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं। पर अगर डोपामाइन इम्बैलेंस हो जाए तो हमारा दिमाग सिर्फ चलता ही जाता है बस। और एक फोबिया, एक अनजाना भय हमारे मस्तिष्क में हमारे मन को घेरे रहता है। और सेरोटोनिन की कमी अगर हो जाए तो नींद नहीं आती है, अनिद्रा हो जाती है। तो वो बैलेंस करने का काम भी एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनका काम है। और कार्बोहाइड्रेट ब्रेन का मेन फ्यूल है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो भी ये सारे सिम्टम्स हो जाएंगे। तो हमको अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बैलेंस का ध्यान रखना है। डाइट में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, और सुनी सुनाई बातों पर किसी के कहने से नमक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कार्ब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब बैलेंस डाइट का मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में लिए जाने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेशो होना चाहिए कि 60% से कम कार्बोहाइड्रेट ना रखो, और 30% से ज़्यादा प्रोटीन मत रखो, और 5% से कम फैट मत रखो। 5% फैट होना ही चाहिए डाइट में, वो किसी भी सोर्स से आए। और वेजिटेबल सोर्स वाला फैट ज़्यादा फायदेमंद होता है, एनिमल सोर्स वाला फैट उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। पर एनिमल सोर्स से हम लोगों को फैट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो चिकन, फिश, इन पर डिपेंड करते हैं। फिश में पाया जाने वाला जो फैट होता है वो बहुत अच्छा होता है, गुड फैट होता है। लेकिन चिकन में पाया जाने वाला नॉर्मल फैट होता है, बीफ में पाया जाने वाला फैट बैड फैट होता है। तो पर फैट हमको चाहिए। सरसों के तेल का इस्तेमाल करो, चाहे जैतून के तेल का इस्तेमाल करो, चाहे भोजन बनाने के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल करो, पर तेल का इस्तेमाल कुछ न कुछ मात्रा में होना चाहिए, वो भी एसेंशियल है। और देसी घी, रिफाइंड ऑयल से देसी घी ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कम मात्रा में लिया जाना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत हो। जैसे मान लो परोठा तेल में अच्छा नहीं लगता है तो देसी घी में बनाया जा सकता है, या रोटी में लगा करके अगर किसी को
कोई सूखी रोटी नहीं खा सकता है और 1-2 ग्राम अगर घी लगा के खाना चाहे तो वो खा सकता है, क्योंकि उसमें MCT होता है। MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स, जो कि हमारे फैट को कैलोरी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक सही एलिमेंट है। तो बैलेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में होना चाहिए, ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बैलेंस होना चाहिए। नमक हमारा दुश्मन नहीं है, और कैल्शियम की मात्रा हम कितनी भी ले लें, अगर फास्फोरस के साथ बैलेंस नहीं है तो काम का नहीं है, और विटामिन डी अगर नहीं है तो भी कैल्शियम काम का नहीं है। विटामिन डी हो तभी कैल्शियम काम करता है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ हमें बैलेंस करना चाहिए, और आरडीए का ध्यान रखना चाहिए कि आरडीए क्या कहता है, उसके हिसाब से हमें अपने भोजन में रखना चाहिए। और आरडीए क्या कहता है ये ब्रेक के बाद बताएंगे।